हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृषि इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 8 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 8 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है। तो ये किसान कल्याण मिशन योजना की शुरू किया गया है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है किसान कल्याण मिशन। इसके तहत आपको 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का यहाँ भी लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह आपको भारत सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का आय को दोगुनी करना और साथ ही किसानों को राहत देने के लिए आपको 6,000 रुपया वार्षिक सालाना आपको किसानों को दी जाती है। आपको 2,000 रुपया की 3 किस्तों में दी जाती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो थी आपको लगभग राज्यों में संचालित हो रही थी, किंतु पश्चिम बंगाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपने यहाँ लागू करने का घोषणा किया कि मेरे यहाँ भी ये लागू किया जाएगा। तो जो किसान पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत किया गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ ऑलरेडी पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू है। इसके साथ याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के द्वारा कृषक बंधु योजना भी शुरू किया गया था। कृषक बंधु योजना भी किसान से ही संबंधित था। और गुजरात सरकार ने आपको किसान सहाय योजना की शुरुआत किया था। यानी किसानों की सहायता करने के लिए किसान सहाय योजना की शुरुआत किया गया था। कहाँ पे? आपको गुजरात में शुरू किया गया था। और सूर्योदय योजना भी शुरुआत किया गया था किसानों के लिए, यानी किसानों को सिंचाई समय पर पानी की व्यवस्था किया जाए, इसके लिए सूर्योदय योजना की शुरुआत किया गया था आपको गुजरात सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये लकड़ी का बना हुआ रहेगा, ये लॉन्च करेगा आपको जापान। और जापान जो होगा ये पहला देश होगा। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और ये आपको होन्शु द्वीप पर है। किस पर है? होन्शु द्वीप पर है। और होन्शु द्वीप जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। और टोक्यो में ही आपको 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है। यानी 2021 में आपको टोक्यो में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं आपको योशिहिदा सुगा। योशिहिदा सुगा जो है वो यहाँ के क्या है? आपको प्रधानमंत्री हैं। तो इसको याद रखेंगे, योशिहिदा क्या है? सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि थल सेना के डिप्टी ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। यानी डिप्टी ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है आपको जनरल शांतनु दयाल को। किसे बनाया गया है? जनरल शांतनु दयाल को बनाया गया है। जबकि मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो थल सेना प्रमुख है। क्या है? वो थल सेना प्रमुख है, यानी हेड है कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। आर.के. भदौरिया जो है वो वायुसेना के अध्यक्ष हैं, यानी वायुसेना के प्रमुख कौन है? आर.के. भदौरिया। और के वेणुगोपाल जो है वो भारत की क्या है? अटॉर्नी जनरल है, यानी क्या है? महान्यायवादी है, भारत के महान्यायवादी, यानी इन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये भारत सरकार का विधि या कानूनी अधिकारी होता है जो सरकार के पक्ष को न्यायालय में रखता है। हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो रामलिंगेश्वर पार्क जो है वो बरहमपुर में किया गया है। बरहमपुर जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? उड़ीसा के बरहमपुर में रामलिंगेश्वर पार्क की उद्घाटन किया गया है हाल ही में आपको नवीन पटनायक के द्वारा। नवीन पटनायक जो है ये आपको सीएम है उड़ीसा के। क्या है? सीएम है उड़ीसा के, यानी चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे यहीं पर आपको 2023 के हॉकी का वर्ल्ड कप का आयोजन यहीं पर किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था। मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था यहीं पर। इस साथ ही आपको 2023 का
जो आपको हॉकी का विश्व कप होगा यहीं पर आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे उड़ीसा से आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, उड़ीसा में ही किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यहीं पर किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होने वाला है आपको 2021 में हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक। इसी में टोक्यो में जो होगा इसमें आपको खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार के द्वारा, पहले आपको जो गोल्ड मेडल जीत के आता था उसे 75 लाख रुपया दिया जाता था, अब ये दिया जाएगा 3 करोड़। क्या दिया जाएगा, 3 करोड़ रुपया उनको दिया जाएगा। और इसी के साथ जो रजत पदक जीतेगा उसे 2 करोड़ दिया जाएगा और कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। यानी ओलंपिक में जो पदक जीतेगा उसको अलग अलग तरह से सम्मानित किया जाएगा। 2 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़। 3 करोड़ दिया जाएगा जो स्वर्ण पदक जीतेगा रजत के लिए, 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़ देने की घोषणा किया गया है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ क्या है, गवर्नर है। कलराज मिश्र क्या है, गवर्नर है। यहीं पर ही घोषणा किया गया। और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य ही क्या है, राजस्थान ही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है किस केंद्रीय मंत्री ने खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकोथॉन 2021 लॉन्च किया है। तो ये आपको स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये किया गया है। स्मृति ईरानी जो है भारत में आपको कपड़ा मंत्री, बाल कल्याण मंत्री भी हैं और साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। और मानव विकास संसाधन जो मंत्रालय था उसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस तरह शिक्षा मंत्री जो हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक है। और इन्हीं के समय आपको नई शिक्षा नीति आपको आई है। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति आई 2020 और इसे आपको कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया था। और इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है जो लागू करेगा। और इसमें 10+2 के स्थान पर आपको 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। तो इसको याद रखेंगे। तो कौन किया, तो दोनों किया, ए और बी। और भारत का पहला खिलौना को तैयार करने के लिए आपको क्लस्टर की स्थापना किया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ किया जाएगा, कर्नाटक में किया जाएगा। इसकी घोषणा किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में है कि किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया है, जो 2022-23 में बन के तैयार होगा। ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया था, यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और खंडवा जिला जो है मध्य प्रदेश के, यहीं पर ये है। खंडवा जिला के पास ये बनाया जा रहा है आपको सौर ऊर्जा परियोजना जो है। ये तैरता हुआ होगा, क्या होगा, पानी में तैरते हुए बनाया गया सौर ऊर्जा। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के ही रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। यानी एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया गया है, रीवा में। और रीवा में याद रखेंगे, रीवा में DRDO जो है यानी इसके द्वारा अपना एक कार्यालय खोला गया है। कहाँ पे, रीवा में ही खोला गया। जबकि सौर ऊर्जा नीति जो है, सौर ऊर्जा नीति यानी सोलर पॉलिसी जो लाया था वो कौन लाया है, गुजरात सरकार लाया है। कौन सरकार लाया है, गुजरात सरकार इसे लाया है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपने यहाँ आपदा घोषित कर दिया है। तो घोषित किया है केरल। किसने घोषित किया है, केरल ने इसे आपदा घोषित दिया है। और इस वायरस का नाम है H5N1 वायरस है, जो बर्ड फ्लू होता है। ये वायरस एक बीमारी है बर्ड फ्लू, ठीक है। तो इसको याद रखें। कहाँ घोषित किया गया है, केरल में। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस राज्य में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रही है। तो याद रखेंगे बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। और केरल से याद रखेंगे, केरल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारत का पहला साइंस पार्क जो यहीं बनाया गया था, क्योंकि हम रिवीजन कराना ही मेरा मकसद है कि पीछे वाला आपको याद रखें। महिलाओं के लिए पहली बार व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, केरल में किया गया था। हाथी पुनर्वास केंद्र भी यहीं पहली बार बनाया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है।
तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या है, रिवीजन है, जो नेक्स्ट दिन यानी पहले हो चुका है उसी का रिवीजन करते हैं और इसको थोड़ा तेजी में बताएंगे आपको। देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भारत का पहला माइग्रेट वर्कर सेल कहने का मतलब जो प्रवासी मजदूर काम करने जाते हैं उनका डेटा तैयार करने के लिए शुरू किया गया है, सूरत में। यानी सूरत के नगर निगम है के द्वारा ये शुरू किया। इसका हाल ही में उद्घाटन किए हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो सूरत कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात के सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ क्या है, शहर है। और उकाई परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर ही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया। लॉन्च पैड योजना जो 18 वर्ष के ऊपर के जो युवा है, लड़का हो या लड़की हो, उसको आपको बिजनेस यानी व्यापार करने के लिए सहायता दिया जाएगा लॉन्च पैड योजना के तहत। यानी 6 लाख तक का सहायता दिया जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके द्वारा जगह चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद ये दुकान या कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है, किस राज्य में स्थित असम राइफल। असम राइफल जो भारत का सबसे प्राचीनतम क्या है, आपको पुलिस बल है यानी अर्धसैनिक बल है, उसका असम राइफल पब्लिक स्कूल ने हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बन गया है। तो ये कहाँ पे है, शिलोंग में। कहाँ है, शिलोंग में है। इसको याद रखेंगे, शिलोंग में है। तो शिलोंग कहाँ है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। और यहीं पर ये किया गया। और वाटर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यही है आपको मेघालय। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में के चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। तो ये इसी साल होने वाला था 2020 में, लेकिन नहीं हो पाया। इस साल इसका कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो केरल में आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। अगला है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। तो पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है, उसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। और पहली बार किसान रेल भी यहीं चलाई गई थी, दिवाली से आपको दानापुर के बीच में। तो इसको भी याद रखेंगे। और देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा कितने किलोमीटर लंबे कोचिन मंगलुरु जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को लॉन्च किया गया है, वो केरल और कर्नाटक के बीच, यानी कोचिन जो केरल और मंगलुरु कर्नाटक के बीच शुरू किया गया है। इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, तो 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है, किस राज्य में थाइमसुम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु से याद रखेंगे, पोंगल त्योहार भी यही मनाया जाता है। कौन सा, पोंगल त्योहार। और पोंगल त्योहार के समय ही आपको जली कट्टू जो है ये खेल है जो आयोजन किया जाता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में किया जाता है। अगला है कि किस देश के संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया है। तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के है रहने वाली है मूल रूप से, और 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली क्या है, ये आपको लड़की है, इस मलाला यूसुफजई। और ये कहाँ की है, पाकिस्तान के। और अमेरिका सरकार ने इन्हीं के नाम पर मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया है अपने संसद से, यानी उसके संसद का नाम है कांग्रेस। अखिल भारतीय संतरण संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो संजय कपूर को बनाया गया। जबकि सुनीत शर्मा को रेलवे का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया। और सोमा मंडल जो है वो सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। उत्पल कुमार सिन्हा जो है वो लोकसभा महासचिव है। क्या है, लोकसभा महासचिव है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण के लिए किसे दिया गया है, तो धनुष को दिया गया। तो दक्षिण फिल्म अभिनेता है धनुष, उनको दिया गया है। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का रिवीजन था। और सबसे महत्वपूर्ण आ गया पुनः स्टैटिक जीके। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके, और इसको अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम आते आते बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और ये सब चुनिंदा क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन होते हैं। यानी सूर्य के स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना, उसमें कौन कौन गैस होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम होते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कौन होता है, हाइड्रोजन गैस होता है 74%, और 26.5% के आसपास क्या होता है, हीलियम गैस होता है। और सूर्य में ऊर्जा की स्रोत क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत पूछा जाता है तो नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। इसको याद रखेंगे, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। और उसके बाद याद रखेंगे, सूर्य के बाहरी तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सी होता है। और उसके केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सी होता है। तो इसको केंद्र का तापमान कितना आता है, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सी उसके केंद्र का तापमान होता है। और धब्बे का तापमान आपको 1500 डिग्री सी के आसपास होता है। तो इसको भी याद रखेंगे।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे दक्षिण में स्थित है, तो सबसे भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में है। वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। और भारत का उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। जबकि आपको पश्चिमी बिंदु को हम लोग सर्करी कहते हैं, जबकि आपको पूर्वी बिंदु को हम लोग बोलांगू यानी सिलचर के पास है। कहाँ है? बोलांगू यानी सिलचर के पास है, तो उसे कहते हैं। तो प्रश्न पूछेगा भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसी को हम लोग ला हिचिंग पॉइंट कहते हैं या पिग मिलेनियम पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में क्या है? स्थित है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, भारत की उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। और प्रश्न पूछ दे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी ये हिस्सा वाला पूछ दे तो इसे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहेंगे? मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिणतम पूछेगा तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो ग्रेट निकोबार में है, वही है आपको इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि के पूछा जाए तो आपको कन्याकुमारी मारेंगे, जो कैप कैमरून द्वीप पर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। काली मिट्टी किस फसल के लिए, खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी को हम लोग रगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से हुआ है। किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट नामक चट्टान से हुआ, यानी इसके टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, यानी काली मिट्टी में कपास की खेती क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और कपास के सर्वाधिक उत्पादन जो होता है गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, यानी उस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? रिफ्ट वैली कहने का मतलब किसी पर्वत पहाड़ के बीच से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे आपको विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत और अजंता श्रेणी। क्या है? अजंता श्रेणी। तो याद रखेंगे विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत से होके गुजरती है आपको नर्मदा नदी। क्या गुजरती है? नर्मदा नदी। और सतपुरा और अजंता के बीच से गुजरती है आपको ताप्ती नदी। तो ये दोनों नदियां जो होती है वो किसी न किसी पर्वत पहाड़ से होकर जाती है, इसलिए इसे कहते हैं ये भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। किससे? भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। तो भारत की दो नदियां हैं मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती, जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, यानी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नर्मदा जो नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है, और ताप्ती नदी जो होती है वो मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ये भी अमरकंटक का ही भाग है, वहीं से निकलती है। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, सबसे लंबी नदी है, जो आपको गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। और गोदावरी नदी को हम लोग गिर गंगा कहते हैं दक्षिण भारत का, और ये निकलती है त्रियंबक पहाड़ी से, यानी नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। और कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को। तो दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी। अब है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किए थे अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आपको अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। और श्री का किला बनवाया था कौन? आपको अलाउद्दीन खिलजी। 1000 खंभों वाला महल बनवाए थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और पहली बार सैनिकों का नगद वेतन देना, सैनिकों को हुलिया लिखना, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करना, यह सब काम कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था, जो खिलजी वंश के शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था राजस्थान में जो है अजमेर में। इसके साथ से कुबत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इसके अलावा कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुब मीनार का नींव रखे थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ही नींव रखे थे। किसके याद में? तो बख्तियार काकी के याद में रखे थे कुतुब मीनार का नींव, जिसे पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और कुतुब मीनार का
काम को पूरा कौन कराया? इल्तुतमिश किया। और इल्तुतमिश को हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, यानी गुलाम वंश के संस्थापक है। उसके बाद आराम शाह शासक बना, उसके बाद ही इल्तुतमिश शासक बना। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर से दिल्ली बनाया था। उसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया। तुर्कान ए चिहलगानी संगठन बनाया था, 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। और बलबन से याद रखेंगे, बलबन ने लौह में रक्त की नीति का अनुपालन किया था। किसने? बलबन ने। बलबन कहा करता था कि जब भी हम निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप ही कहाँ चला जाता है? तलवार के पास चला जाता है। और बलबन जो था वो नसरुद्दीन महमूद के बाद ही शासक बना था। ये भी आपको दिल्ली सल्तनत का ही शासक था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसे एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है आपको त्रिपिटक। प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। और त्रिपिटक इसलिए कहा जाता है, ये 3 पिटक से मिलकर बना है। ये इसमें आपको सूत पिटक प्लस विनय पिटक और आपको अभिधम पिटक, इसी से मिलकर ये बना है। तो याद रखेंगे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक का तीनों का समावेशन किसमें किया गया है? त्रिपिटक में किया गया। ये बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जबकि जातक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के कथाओं का वर्णन है। ठीक है। और विनय पिटक से नियमों का है, और धार्मिक उपदेशों की चर्चा सूत पिटक में भी किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। अभिधम पिटक की रचना किसने किया था? मोंगलीपुत्र तीस ने किया था। तो कौन नहीं है? तो जातक नहीं है त्रिपिटक में। त्रिपिटक में आपको सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। तीन चारों संबंध किससे? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार भारत में वर्तमान में कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, किंतु वर्तमान में ये नहीं है, क्योंकि 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से निकालकर इसे विधि अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में भारत में आपको 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार भी है। ये सब क्या है? आपको मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग आपको 3 में किया गया है, और अनुच्छेद आपको 12 से लेकर 36 तक, 35 तक किया गया। उसके बाद 36 से तो दूसरा हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो आपको अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन, और इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। एड्रिनल जो है ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है खासकर महिलाओं में पाई जाती है, इसे सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो कौन नहीं है इसमें? तो आपको हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है। तो इसको याद रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।